चलिए थोड़ा यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। वेंट ऑफ फैक्टर क्यों लगाते हैं? क्यों? जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का, है ना, दो तीन मिलके एक हो जाते हैं या एक टूट के दो तीन हो जाता है या उससे ज़्यादा हो जाते हैं, तब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के फॉर्मूले काम नहीं आते हैं। तो वेंट ऑफ ने क्या करा, एक फैक्टर दिया। अगर आप इसको जो ओरिजिनल आपके फॉर्मूले हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के, उनमें इनको अप्लाई करते हो तो आपकी बिल्कुल सही क्या आएगी, वैल्यूज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले देंगे। ये कुछ फॉर्मूले हैं, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला ये है, आई अगर आपको निकालना है वेंट ऑफ फैक्टर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या आफ्टर डिसोसिएशन जो भी है काउंट कर लिए, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर, या जो शुरुआत में थे नंबर ऑफ पार्टिकल वो नीचे आएगा। चलिए तो यहाँ तक हमने कर दिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। तो समरी टेबल देख लेते हैं। अगर प्रोसेस आपकी नॉर्मल है, कैसा है, नॉर्मल, ना एसोसिएशन हो रहा है ना डिसोसिएशन, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स सॉल्यूशन में सॉल्यूट के चेंज नहीं होंगे, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी नॉर्मल वैल्यूज देंगे, ठीक है, जो फॉर्मूले से आएगी। और मोलर मास आपको क्या मिलेगा, नॉर्मल ही मिलेगा, जो थ्योरेटिकल होगा वही मिलेगा, जो फॉर्मूला बेस्ड है ना, वही आपका मोलर मास मिलेगा सॉल्यूट का। और वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, 1 होगा जब नॉर्मल प्रोसेस होगी, मतलब सॉल्यूट कैसा होगा, ना एसोसिएशन होगा उसमें ना डिसोसिएशन होगा। चलो अगर प्रोसेस एसोसिएशन की हो रही है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एसोसिएट हो जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी क्या आ जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होंगे तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज भी डिक्रीज करेगा, कम आएगी। तो मोलर मास आपको पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का हमेशा इन्वर्स होता है, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का इन्वर्स होने के कारण मोलर मास इंक्रीज करेगा। आई की वैल्यू हमेशा, कल देखा था लेक्चर में, हमेशा एसोसिएशन के केस में आई की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। अब डिसोसिएशन का केस लेते हैं, तो आई की वैल्यू क्या आएगी, पहले देख लेते हैं, ग्रेटर देन 1 आएगी। अच्छा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे डिसोसिएशन के बाद क्या होगा, इंक्रीज करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी इंक्रीज करेगा, लेकिन इन्वर्स रिलेशन होने के कारण मोलर मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो डिसोसिएशन जब भी केस होगा, याद रखो मोलर मास हमेशा डिक्रीज करेगा। चलिए अब हमने वेंट ऑफ फैक्टर आई निकाल लिया है तीनों केस के लिए। तो ड्यू टू अब मॉडिफाइड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इक्वेशन, अब देखो कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, जो एग्जिस्टिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की इक्वेशंस हैं या फॉर्मूलेज हैं। ड्यू टू एसोसिएशन और डिसोसिएशन इक्वेशन बिकम्स, जैसे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, क्या फॉर्मूला होता था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इजिकल टू काई बी, मोल क्या होता था ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आई से मल्टीप्लाई कर देना है काई बी को, तो ये मॉडिफाइड क्या हो जाएगा, वर्जन हो जाएगा किसका, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। क्या समझ में आया? अब ये बिल्कुल सही वैल्यू देगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या समझ में आई बात? चलिए अब आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो डेल्टा टीबी का क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने, केबी टाइम्स मोलैलिटी। अब आपको क्या करना है, आई से सिंपली मल्टीप्लाई करना है वेंट ऑफ फैक्टर से। क्या समझ में आई बात, है ना? अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी क्या है आपका, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। क्या होता है, डेल्टा टी एफ इजिकल टू के एफ टाइम्स मोलैलिटी, आई से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना। तो ज़्यादा कुछ करना पड़ रहा है नहीं, सिर्फ आई लगाना है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इजिकल टू सी आर टी, क्या लगा दोगे, आई से मल्टीप्लाई कर देना। तो अब आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आएगी, चाहे एसोसिएशन हो चाहे डिसोसिएशन हो, बिल्कुल सही आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे वैल्यूज ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर एट वेरियस कंसंट्रेशन फॉर सम कॉमन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स आपने 11th में पढ़ा है, क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, जो 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, है ना, ऑलमोस्ट 100% क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट। चलिए हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स लिए, लेट्स से NaCl ले लिया। अगर मोलैलिटी 0.1 है, कितनी है मोलैलिटी,
तो वैल्यूज ऑफ आई की बात कर रहा हूँ। अगर मोलैलिटी 0.1 है, ये कंसंट्रेशन हो गया सॉल्यूशन का, NaCl सॉल्यूशन का, तो आई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.87। और अगर मोलैलिटी देखो और कम हो गई, 0.1 m था मोलैलिटी, अब मोलैलिटी क्या होगी? 0.01। तो ये कितना टाइम्स कम हो गई? 10 टाइम्स कम हो गई, है ना? आपने वॉल्यूम को 10 गुना कर दिया। क्यों ऐसा कह सकते हो? तो अब क्या हो रहा है, मतलब आपने ज़्यादा डाइल्यूट कर दिया है सॉल्यूशन को। तो अब क्या आई की वैल्यू 1.94, और 10 टाइम्स और क्या कर दिया आपने? मोलैलिटी को कम कर दिया। तो आप देख रहे हो आई की वैल्यू और बढ़ गई। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो गया, NaCl टूट रहा है, लेट से NaCl टूटा, Na पॉजिटिव और किस में टूटेगा? Cl नेगेटिव में। तो इसके लिए मैं आई निकालता हूँ। क्या फॉर्मूला था? थर्ड वाला फॉर्मूला याद करो आई का, वेंटर फैक्टर आई का, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन। ये डिसोसिएशन का केस है, ठीक है? तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, ये टूटेगा कितने में? तो 2 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए आफ्टर डिसोसिएशन, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। उससे पहले कितने पार्टिकल थे? 1 थे। तो आई की वैल्यू कंप्लीट डिसोसिएशन में कितनी आनी चाहिए? 2 आनी चाहिए, और 2 ही आ रही है। तो कंप्लीट डिसोसिएशन बहुत आसान हो जाता है। आपको बस कुछ नहीं करना है, जो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसे क्या कर दो? कंप्लीटली डिसोसिएट कर दो आयंस में, और आयंस को क्या कर लो? उनको काउंट कर लो। जैसे K2SO4 है, K2SO4, इसको तोड़ो तो 2 K पॉजिटिव बनेंगे और एक SO4 2 नेगेटिव, सल्फेट आयन 1 बनेगा। तो यहाँ पे कितने आयंस में टूटा ये? हाँ, 2 K पॉजिटिव है और 1 SO4 2 नेगेटिव सल्फेट आयन, तो 3 पार्टिकल्स में टूट गया। समझ में आया? हाँ, तो यहाँ पे अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता है तो आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 2 + 1 3। आफ्टर डिसोसिएशन कितने हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स? 3। बिफोर डिसोसिएशन, अगर डिसोसिएशन नहीं हुआ तो कितने पार्टिकल हैं? 1। तो आई की वैल्यू कितनी आएगी K2SO4 के केस में? 3, है ना? तो कंप्लीट डिसोसिएशन कब होता है? जब बहुत ही ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने पानी ऐड कर दिया। अगर पानी कम ऐड, मतलब ज़्यादा अमाउंट में डाइल्यूशन नहीं हुआ, कम अमाउंट में हुआ, तब आई की वैल्यू 100% नहीं आएगी, जो आती है आपकी नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर, जितने भी डिसोसिएट होने के बाद मिले हैं। क्या समझ में आई बात? हाँ। चलिए अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? अल्फा से। दिख रहा है आपको? अल्फा से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या करते हैं? हाँ, शो कर रहे हैं। तो द फ्रैक्शन, ये होता क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, ये फ्रैक्शन होता है ऑफ टोटल सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स दैट डिसोसिएट इनटू आयंस, जो टूट जाते हैं किसमें? आयंस में। तो वो फ्रैक्शन आपको निकालना है। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे मेरे पास लेट से 10 मोल है, क्या है? कोई सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वो सॉल्यूशन में क्या हुआ? टूट गए। लेट से 10 में से 4 मोल मॉलिक्यूल्स टूट गए। कितने मोल मॉलिक्यूल्स टूट गए? डिसोसिएट हो गए 4। तो आप ये फ्रैक्शन निकालो, तो 4 और टोटल कितने थे? 10। तो ये फ्रैक्शन क्या होगा? कितना आएगा? 2/5, दैट इज 0.4। क्या समझ में आया? 0.4/1। अगर आपने 1 मोल लिया, कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 1 मोल 10 मोल का कितना परसेंट डिसोसिएट हुआ है? 40%। 4 मोल मतलब 40% हो गया। क्या समझ में आई बात? अच्छा, वैसे अगर देखोगे तो अगर मैंने सिंपली, आप देखो ये 2/5 है, कहाँ से निकला है? 4/10 से। 10 मोल में 4 टूटेंगे, तो इसका मतलब 5 मोल में कितने टूटेंगे? 2 टूटे होंगे, यानी कि 1 मोल में कितना टूटा होगा? सिंप्लीफाई करके आ गया 0.4 टूटे होंगे। लेट से मैंने ये 1 मोल ले लिया, तो इसका 40% लगभग ये होगा। तो इतने मॉलिक्यूल्स आपके क्या हो गए होंगे? डिसोसिएट हो गए होंगे। क्या समझ में आया आपको? तो कितने डिसोसिएट हो गए होंगे? डिसोसिएट 0.4 मोल मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हो गए होंगे। ये एग्जांपल ले रहा हूं मैं एक। क्या समझ में आई बात? तो कभी भी आपको
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, कितने मोल्स डिसोसिएट हुए हैं। जैसे 1 मोल डिसोसिएट हो गए, नहीं सॉरी 1 मोल में से कितने मोल डिसोसिएट हुए हैं, टोटल मोल्स मैंने 1 मोल ले लिया लेट से, और कितना डिसोसिएट हुआ है 1 से कम ही होगा लेट से, तो 0.4 लिख दोगे तो अल्फा कितना आ जाएगा 0.4 अपॉन 1 दैट इज 0.4। अगर ये तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया फ्रैक्शन में। अगर आपको निकालना है परसेंटेज में तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, तो 0.4 इंटू 100 कितना होगा 40%। तो 40% आपका डिसोसिएट हो गया। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना निकला परसेंटेज में 40%, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.4। क्या ये चीज समझ में आई आपको? चलिए अब फॉर्मूला, इफ 1 मॉलिक्यूल प्रोड्यूसेस m आयंस, अगर एक मॉलिक्यूल है AM, ये ब्रेक हुआ और कितने आयंस बनाए इसने, ये m एटम्स से मिलके बना है ये मॉलिक्यूल, तो जब ये टूटेगा तो कितने एटम्स बनेंगे, m नंबर ऑफ एटम्स, किसके A के, तो m एटम्स मिलके AM वाला बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। जब वो डिसोसिएट होगा तो कितने एटम्स रिलीज होंगे, m नंबर ऑफ आयंस, लेट्स से आयंस में ब्रेक हो गया। हाँ अब देखो ये अल्फा निकालना है मेरे को, तो अल्फा हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में देखना। अगर 1 मोल लेते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आप कहाँ तक जा रहे हो 1 मोल में जा रहे हो, तो 1 मोल में कितना डिसोसिएट हुआ है अमाउंट, वो फ्रैक्शन को आप बोलोगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेट्स से मैं इसको 1 मोल ले रहा हूँ, स्टार्टिंग में ये 1 मोल था और ये 0 मोल होगा, अभी बना ही नहीं है। जैसी रिएक्शन होगी ये कंप्लीटली ये थोड़ा सा इसमें से क्या हो गया होगा, कंज्यूम हो गया होगा। 1 मोल मैंने लिया तो 1 मोल में से कितना कम हो गया, अल्फा, अल्फा क्या हो गया होगा कम, अल्फा अमाउंट टूट गया होगा, 1 मोल से अल्फा अमाउंट क्या हो गया होगा, टूट गया होगा। तो ये कितने बनेंगे, एक जब टूट रहा है तो m बन रहे हैं, जब अल्फा टूटेगा तो कितना बनेगा m अल्फा। क्या मानते हो इस बात को? देखो 1 मोल आपने लिया, 1 मोल जब भी टूटेगा पूरा तो कितने बनेंगे, m आयंस बनेंगे। क्या समझ में आया? अगर 1 मोल की जगह बस इतना ही टूटा, अल्फा टूटा, 1 में अगर m आयंस बन रहे हैं तो अल्फा में कितने बनेंगे, कम बनेंगे कि ज्यादा, कम बनेंगे। 1 में m है तो अल्फा में कितने बनेंगे, m अल्फा, यूनिटरी मेथड। 1 का आपको पता है तो अल्फा का निकल सकते हैं, अल्फा कम होगा तो m अल्फा की वैल्यू भी कम होगी। क्या समझ में आ रही है बात? हाँ, तो अब 1 मोल में से सिर्फ अल्फा ही डिसोसिएट हुआ है, तो जो अल्फा डिसोसिएट हुआ कितने आयंस बनाएगा, m अल्फा बनाएगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है I की वैल्यू। अच्छा इस इक्वेशन के लिए I लिख सकते हो, I क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। तो देखो डिसोसिएट हो गया ये, तो बताओ कितने इसके मोल्स बचे, और इसके भी मोल्स कितने बने, तो टोटल मोल्स कितने हो गए, ये हो गए, अपॉन इनिशियली कितने मोल्स थे, इनिशियली कितने मोल्स थे 1, 1 मोल था, ये अल्फा कम हो गया तो ये कितना बचा 1 माइनस अल्फा इसके मोल्स हैं, और ये इसके कितने मोल्स बने 0 से m अल्फा हो गए। तो टोटल मोल्स इसके मोल और इसके मोल जोड़ देंगे, क्योंकि इसके मोल्स भी तो अभी प्रेजेंट होंगे ना, ये कंप्लीटली डिसोसिएट तो हुआ नहीं, और इसके मोल्स भी बने होंगे। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं, I इज इक्वल टू 1 प्लस m अल्फा माइनस अल्फा, ऐसे लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख लिया और इसको बाद में लिख लिया। अब ऐसा करते हैं 1 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू m अल्फा माइनस अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा m माइनस 1। अब मैं यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकालनी है, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू, ये क्या है I माइनस 1 है, और m माइनस 1 कहाँ चले जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी डिसोसिएशन केस के लिए I माइनस 1 अपॉन m माइनस 1। क्या आपको ये समझ में आया डेरिवेशन? अच्छा आप देखो यहाँ पे देखो NaCl और KCl जब टूटते हैं तो कितने आयंस देगा,
m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 आयंस देंगे, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, तो यहाँ पे 2 वैल्यू रख दो, तो अल्फा इजिकल टू क्या हो जाएगा i माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, कितना हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू i माइनस 1 हो जाएगी। क्या समझ में आया? चलिए अब जैसे यहाँ पे देखो कैल्शियम क्लोराइड ले लो, कितने आयंस देगा ये टूटने के बाद, Ca2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव, कितने आयंस दिए इसने 3, m की वैल्यू 3 हो गया, यहाँ पे 3 रख दो, 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा इस फॉर्मूले में 2 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ फॉर्मूले में अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला इस केस के लिए बन जाएगा। ठीक है, m की वैल्यू चेंज करते रहो, आपको फॉर्मूला मिलता रहेगा, अल्फा की वैल्यू मिलती रहेगी। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या समझ में आया? थोड़ा कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी इतना समझ लिया। अब डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इसको भी हम अल्फा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो ये भी क्या होता है, फ्रैक्शन ही हुआ, दैट फ्रैक्शन ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स दैट कंबाइन टू फॉर्म एसोसिएटेड मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स एसोसिएटेड, कितने मोल्स एसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, है ना। चलिए इसका फॉर्मूला हो गया अल्फा इज इक्वल टू मोल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल मोल्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, इफ n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं, लेट से A है, ठीक है, A मॉलिक्यूल है, उसके मतलब A है जो, वो मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, n नंबर ऑफ A के मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, AN बन जा रहा है। 10 मॉलिक्यूल अगर A के मिलेंगे तो A10 बन जाएगा, ये तो सब मिलके एसोसिएट हो गए, एक बड़ा सा लार्ज मॉलिक्यूल बना दिया, एक, तो 10 मिलके कितने बना दे रहे हैं, एक। समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे हमें अल्फा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे उस पर काम करते हैं। चलो, अगर ये 1 मोल लेता हूँ मैं स्टार्टिंग में, कितने मोल लिए मैंने, 1 मोल लिए, याद रखना एसोसिएशन हो रहा है, तो बिफोर एसोसिएशन कितने मोल थे, 1 मोल। एट t इक्वल टू 0 टाइम पे इसके 1 मोल लिया मैंने, कितना मोल लिया, 1 मोल। गॉट इट? तो ये 0 मोल होगा अभी। फिर रिएक्शन शुरू हो गई, कौन सी रिएक्शन, एसोसिएशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब देखो ये 1 मोल तो मैंने ले लिया, क्या सारा का सारे जितने भी मैंने लेट से 100 मॉलिक्यूल्स ले लिए, तो जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे ही आपके एसोसिएट हो जाएंगे, कुछ ही पोर्शन क्या होगा, एसोसिएट। तो 1 में से कितना एसोसिएट हुआ होगा, लेट से अल्फा एसोसिएट हुआ होगा, कितना मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हुए होंगे, अल्फा, तो अल्फा एसोसिएट हुए होंगे, तो 1 मोल में से अल्फा मोल हटा दो, तो यानी कि अब ये कितने बचेंगे, ए के मॉलिक्यूल्स इतने बचेंगे, इतने मोल। तो अल्फा आपके जुड़ के कितने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, n जुड़ के 1 मॉलिक्यूल बना रहा है, n मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा है, तो अल्फा मॉलिक्यूल्स जुड़ के कितने नंबर ऑफ बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, यूनिटरी मेथड लगा लो, 1 अपॉन n इंटू अल्फा। क्या मानते हो इस बात को, यानी कि अल्फा अपॉन n हो जाएगा, तो 1 माइनस अल्फा, तो 1 मोल तो आपके एसोसिएशन नहीं हो रहा है, कंप्लीट एसोसिएशन नहीं हो रहा है 100%, तो उसमें से अल्फा पोर्शन ही एसोसिएट हो होंगे, अल्फा मॉलिक्यूल्स। तो अल्फा मॉलिक्यूल्स कितने लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, अल्फा अपॉन n। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ, आप देखो ये मॉलिक्यूल्स कितने बचे, ए के 1 माइनस अल्फा, और बड़ा वाला लार्जर मॉलिक्यूल्स के मोल्स कितने हुए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन 1 माइनस अल्फा, तो इसके मोल्स हो गए, और इसके भी मोल्स जोड़ लेंगे, अल्फा अपॉन n डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन, 1 ही मोल लिया था हमने। अब इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, तो i 1 को हम कहाँ करते हैं, उधर भेज देते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड, तो i माइनस 1 हो गया, और राइट में क्या बचेगा, अल्फा अपॉन n, माइनस वाला बाद में लिख लेते हैं। क्या लिख लिया हमने, यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फा कॉमन, तो 1 अपॉन n माइनस 1। अब अल्फा निकालना है तो i माइनस 1 तो आपका है ही न्यूमरेटर, और ये 1 अपॉन n माइनस 1 कहाँ पहुँच जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो क्या यही फॉर्मूला आ गया आपका, तो डेरिवेशन मैंने इस तरीके से कर दिया। चलिए स्पेशल केस,
अब मैं डाइमर का केस ले रहा हूँ। डाइमर में मतलब दो मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू, सॉरी, n मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं ना, यहाँ कितने मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे होंगे, 2। तो n की वैल्यू 2 रख दो, तो 1/2 - 1 कितना होता है, -12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फा = i - 1/1 डायमर के केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, 1/2 - 1। इसको सॉल्व करते हैं तो i - 1 ये -12 हो जाएगा, माइनस ऊपर चले जाएगा तो 1 - i कर देगा, अपॉन हाफ हो गया, और 2 ऊपर चले जाएगा तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 1 - i। क्या यही चीज़ आ रही है डिराइव करके? हाँ, तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, या डिराइव कर लिया आपने इस तरीके से। चलिए इसको पढ़िए, इसको करते हैं। चलिए इसको करते हैं। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 2 ग्राम ऑफ Na2SO4 was dissolved in 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो Na2SO4 का सॉल्यूशन है, ये कितना ग्राम है वाटर, 50 ग्राम है, और Na2SO4 कितना ग्राम दे रखा है, 2 ग्राम दे रखा है। Na2SO4 का मोलर मास भी आपको दे रखा है 142। हाँ, एज्यूमिंग Na2SO4 अंडरगोज कंप्लीट आयनाइजेशन। तो Na2SO4 का क्या हो जा रहा है, कंप्लीट आयनाइजेशन। तो इसको ब्रेक करो, 2Na पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। तो क्या यहाँ से I निकाल सकते हो आप, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। आयनाइजेशन मतलब डिसोसिएशन ही वाला केस है, क्या समझ में आया? चलिए, तो 2 + 1 3 अपॉन इनिशियली कितने थे मोल्स, 1। तो I की वैल्यू आपको आ गई 3, क्या समझ में आया? अच्छा, अब आपको बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। क्या निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपको Kb की वैल्यू भी दे रखी है वाटर के लिए, कितनी दे रखी है, 0.52 केल्विन kg पर मोल। अच्छा, आप यहाँ पे ये लगा सकते हो, डेल्टा TB = क्या लिखोगे, Kb टाइम्स मोलैलिटी। I क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर। क्यों, क्योंकि ये उसी केस में लगाते हैं जहाँ पे या तो एसोसिएशन हो रहा है या फिर डिसोसिएशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, डिसोसिएशन हो रहा है, तो I लगाना ही पड़ेगा, है ना। चलिए, तो अब ये फॉर्मूले को आप बड़ा फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हो। तो डेल्टा TB = क्या लिख सकते हो, I टाइम्स Kb टाइम्स मोलैलिटी को ओपन कर लिया। अगर आपको बड़ा फॉर्मूला याद है तो कुछ इस तरीके से लिखते थे, है ना, WA × मोलर मास ऑफ B। आपको निकालना है क्या यहाँ पे, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है, डेल्टा TB = क्या होता था, TB - TB0। वाटर का तो आपको पता ही है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको सॉल्यूशन का निकालना है, वो क्या होगा आपका, TB होगा, और डेल्टा TB यहाँ से निकल जाएगा इस फॉर्मूले से। तो TB आपको निकालना है, TB0 आपको पता ही है, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। चलिए, तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करना, और जब आप वैल्यूज पुट करोगे तो देयरफॉर डेल्टा TB विल बी इक्वल टू, देखो I की वैल्यू 3 आ गई है, Kb 0.52 है, और WB 2 ग्राम था, सॉल्यूट का मास इंटू 1000 डिवाइडेड बाय ये कितना ग्राम था, 50 ग्राम था, इंटू मोलर मास कितना है, 142 था। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.439। तो आपको यहाँ से TB निकालना है, तो TB कितना हो जाएगा, TB हो जाएगा डेल्टा TB प्लस TB0। तो देयरफॉर TB दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, डेल्टा TB आपका ये आया है 0.439, और TB0 कितना होता है, बिल्कुल आपको केल्विन में निकालना चाहते हो कि डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस में निकालना है तो इसको 100 कर देना, 100 डिग्री सेल्सियस 100.439 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। केल्विन में निकालना है तो TB0 की वैल्यू केल्विन में रखो, तो 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करो तो 373 ऐड कर देना, तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस 100 दैट इज 373 हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो ये कितना आ जाएगा, 373.1
439 केल्विन, तो थोड़ा सा बड़ा होगा, इतना सा बड़ा बस 0.439। क्या समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को करते हैं, इसको एक बार पढ़ लो। A solution contains 0.5 gram KCl dissolved in water, that is 100 gram of water, and this solution freezes at, यानी कि किसकी वैल्यू दे रखी है? TF की वैल्यू कितना दे रखा है? -0.24 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है TF नॉट किसका होगा? पानी का होगा, सॉल्वेंट का। ये वो कितना होगा? यू ऑलरेडी नो 0 डिग्री सेल्सियस में फ्रीज होता है, लेकिन सॉल्यूशन बनने के कारण वो अब कितने में फ्रीज होगा? 0.24 माइनस कर देना, तो ये डेल्टा TF आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा? क्या होता है फॉर्मूला? TF नॉट माइनस TF, तो वैल्यू रख दो 0 माइनस -0.24, दैट इज 0.24। अच्छा, KF भी दे रखा है आपको पानी का 1.86, है ना। चलिए, तो ये डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। कैलकुलेट द परसेंटेज आयनाइजेशन। अब आपको परसेंटेज आयनाइजेशन निकालना है, मतलब अल्फा निकालना है परसेंटेज में। चलो अब इसको करते हैं, तो पहले प्लान रेडी कर लेते हैं। देखो, हमारा जो अल्फा है वो किस में छुपा होगा? हमें पहले आई पता करना है, और फिर ये इसका डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखनी है। KCl टूटेगा और उसमें आई और अल्फा का एक रिलेशन आएगा। अल्फा तभी निकलेगा जब आपको आई पता होगा। तो आई कहाँ से पता चल जाएगा? डेल्टा TF वाली फॉर्मूले से। क्या होता है? डेल्टा TF इजिकल टू आई टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? आयनाइजेशन, डिसोसिएशन हो रहा है, तो ऑब्वियस बात है आपको आई लगाना होगा, मॉडिफाइड इक्वेशन यूज करनी होगी, आई इंटू KF टाइम्स मोलैलिटी। तो बड़ा सा फॉर्मूला आपको पहले से याद होगा, है ना। तो बड़ा सा फॉर्मूला हम लगा देते हैं। तो आई इजिकल टू क्या हो जाए? पहले बड़ा वाला फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? डेल्टा TF इजिकल टू आई टाइम्स KF टाइम्स मोलैलिटी को क्या लिखते थे? WB इंटू 1000 अपॉन WA इंटू MB, दैट इज मोलर मास, है ना। अच्छा, KCl का मोलर मास क्या आपको पता है? K का कितना होता है? 39, और Cl का कितना होता है? 35.5। तो MB कितना आ जाएगा? 39 प्लस 35.5, दैट इज 74.5 ग्राम पर मोल। क्या समझ में आया? तो इस इक्वेशन से क्या आ जाएगा आपका आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF टाइम्स WA इंटू MB अपॉन KF टाइम्स WB इंटू 1000। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? वैल्यू रख देंगे। हाँ, आई इजिकल टू कितना होगा? डेल्टा TF की वैल्यू बताओ कितनी आई? 0.24। WA कितना लोगे? कितना था WA? 0.5, है ना। चलिए, WA हो जाएगा 0.5। मोलर मास हमारा कितना आया था? 4.5 डिवाइडेड बाय KF कितना लेना है? 1.86, वाटर का इतना दिया है। WB कितना है? 100 इंटू 1000। तो यहाँ से आपकी किसकी वैल्यू आ जाएगी? आई की। तो आप इसको सॉल्व करना, आई की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? 1.92 मिलेगी। देखो, KCl टूटेगा तो कितने आयंस बनेंगे? 2 आयंस बनेंगे। तो अगर कंप्लीट डिसोसिएशन होता, 100% डिसोसिएशन, तो आई की वैल्यू 2 आती, लेकिन 100% डिसोसिएशन हुआ नहीं, अल्फा 100% आएगा नहीं, तो इसका मतलब अल्फा 100 से कम आएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आई की वैल्यू 2 नहीं आके 2 से कम है थोड़ा सा, 1.92 उसके क्लोज है ना, तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 100% तो होगी नहीं, है ना। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 100% नहीं होगा, इसका मतलब उससे कम होगा। तो गैस कर सकते हो कितनी वैल्यू होगी?
90 और 100 के बीच में, क्योंकि 1.92 2 के क्लोज होता है। क्या समझ में आया बात आपकी? चलिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे आई और अल्फा में, तभी अल्फा निकलेगा। तो वो इक्वेशन कहाँ से बनेगी? KCL को हम तोड़ेंगे, KCL टूटेगा, K पॉजिटिव प्लस CL नेगेटिव, 100% टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ जा रहा होगा, है ना। अब यहाँ पे कितना है, इनिशियल मोल्स, क्या लिखेंगे हम लोग? अब यहाँ पे लिखने के आर्ट सीखो कैसे लिखते हैं। सबसे पहले आप लिखोगे इनिशियल मोल्स, तो इसके कितने मोल्स मान लेते हैं, लेट से 1 मोल। अल्फा हमेशा 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकलता है, इसके कितने मोल मान लिए मैंने, 1, और इसके कितने मोल्स होंगे, अभी डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है तो 0 हो गया, ठीक है। अब मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन हो चुका है, जितना होना था उतना हो गया है, तो 1 में से कितने मोल्स टूट गए होंगे, डिसोसिएट हो गए होंगे, लेट से अल्फा। 1 मोल टूटेगा तो कितने मोल बनेंगे, 1 और 1, 1 मोल ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा तो 1 मोल K पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव बनेगा। क्या आपको समझ में आया? तो अगर अल्फा KCl जो है वो आपका अल्फा डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव कितना बनेगा, अल्फा। जब ये 1 मोल टूट रहा है KCl तो K पॉजिटिव भी 1 बन रहा है और Cl नेगेटिव भी 1 बन रहा है। अगर ये अल्फा डिसोसिएट होगा तो K पॉजिटिव भी अल्फा बनेगा और Cl नेगेटिव भी अल्फा बनेगा। क्या समझ में आया? हाँ, तो अल्फा ब्रेक हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है तो ये अल्फा बनेगा और Cl नेगेटिव भी अल्फा बनेगा। क्या समझ में आया? अब यहाँ पे मैं आपके लिए लिख रहा हूँ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने मोल्स होंगे। देखो KCl के कुछ मोल्स बचे होंगे 1 माइनस अल्फा, प्लस K पॉजिटिव के कितने मोल्स हैं, अल्फा, और फाइनली Cl नेगेटिव के भी कितने हैं, अल्फा। अल्फा और माइनस अल्फा कैंसिल, तो कितना बचेगा, 1 प्लस अल्फा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितना रहा, 1 प्लस अल्फा। नाउ अब क्या आप I निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है आफ्टर डिसोसिएशन, बिल्कुल 1 प्लस हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन ऊपर आएगा 1 प्लस अल्फा अपॉन बिफोर डिसोसिएशन कितने थे, सिर्फ 1, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा। तो यहां से अल्फा निकल सकता है आपका, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। I की वैल्यू आपने ऊपर कैलकुलेट कर लिए कितनी है, चलिए अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, दैट इज I की वैल्यू कितनी है, सॉरी हाँ, I की वैल्यू 1.92 माइनस 1, समझ में आया? चलिए अब अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.92 माइनस 1 दैट इज 0.92। तो ये अल्फा की वैल्यू आ गई, लेकिन आपको परसेंटेज आयनाइजेशन चाहिए, तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन चाहिए आपको परसेंटेज में, तो इंटू 100 कर देंगे, है ना। तो देयरफॉर परसेंटेज डिसोसिएशन या फिर आयोनाइजेशन कितना हो जाएगा, 92%। यानी कि जितना भी आपने लिया होगा, चाहे 1 मोल लो चाहे 1000 मोल लो, कितना भी लो, उसका 92% आपका क्या हो गया होगा, डिसोसिएट हो गया होगा। और कितना परसेंट एज इट इज़ रह गया, 8% कुछ नहीं हुआ होगा, एज इट इज़ रह गया होगा। क्या समझ में आया आपको? हाँ, किस तरीके से करते हैं, अल्फा जब भी निकालना है इक्वेशन की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या समझ में आ रहा है आपको, है ना। वहाँ से एक रिलेशन लिख लेना I और अल्फा के बीच में, है ना। उसके बाद और आपको फिर I कहाँ से मिलेगा, वो आप जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है, मॉडिफाइड वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की जो इक्वेशन है उससे आप डिटरमाइन कर लेना। समझ में आ रहा है? तो 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजॉल्व इन C6H5COH है, ये आपका सॉल्यूट हो जाएगा। कितना ग्राम है, 2 ग्राम। डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या होता है, C6H6, है ना, 25 ग्राम, तो सॉल्वेंट आपका बेंजीन हो जाएगा, है ना। एंड इट शोज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू, यानी कि डेल्टा T, F की वैल्यू दे रखी है 1.62 केल्विन,
क्या आपको समझ में आया? है ना? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट सॉल्वेंट के लिए दिया होता है, यानी कि किसकी वैल्यू है ये? KF। बेंजीन के लिए कितनी है? 4.9 केल्विन kg पर मोल। नाउ व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन ऑफ एसिड? अब बेंजीन में क्या होता है ना, ये जो एसिड होता है वो क्या कर लेता है, अपने आप को एसोसिएट कर लेता है ना? इट फॉर्म्स डबल मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, यानी कि क्या बना रहे हैं? डाइमर। इसका मतलब इसके कितने मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो रहे होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स एसोसिएट होके एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्या समझ में आई बात आपको? हाँ, तो देखो प्लान अब हम पहले से बना लेते हैं। हमें निकालना है क्या? परसेंटेज एसोसिएशन, मतलब हमें अल्फा निकालना है। समझ में आई बात? अल्फा निकलेगा आपका इक्वेशन से। जब आपने वो डिसोसिएशन की इक्वेशन लिखी, सॉरी एसोसिएशन की इक्वेशन लिखी, वहां से अल्फा आएगा और वहां से एक और रिलेशन आएगा आई और अल्फा में। हाँ, तो आई कहां से निकलेगा? डेल्टा TF वाले फॉर्मूले से, मॉडिफाइड वाला जो होगा जिसमें आई प्रेजेंट होगा, वहां से निकल जाएगा। वहां से आई लेते हुए जाना, कहाँ रख देना? जो आपकी केमिकल इक्वेशन है उससे जो आई और अल्फा का जो रिलेशन है उसमें आई पुट कर देना, तो अल्फा निकल जाएगा। समझ में आया बात? चलो सबसे पहले हम आई निकाल लेते हैं, है ना? तो आई का फॉर्मूला क्या होगा? सबसे पहले डेल्टा TF इजिकल टू आई लगा देना, आई इंटू KF टाइम्स मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स को मास अपॉन मोलर मास में लिख सकते हैं, है ना? डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। तो kg में करना है तो ये तो ग्राम में होता है, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है। हाँ, अब ऐसा करते हैं हम आई डायरेक्ट ही लिख लेते हैं। तो आई इजिकल टू क्या हो जाएगा? डेल्टा TF इंटू MB इंटू WA अपॉन KF टाइम्स WB टाइम्स 1000। अब हम वैल्यू पुट करेंगे। चलिए, तो डेल्टा TF की क्या वैल्यू होगी? 1.62, मानते हो इस बात को? इनटू MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये है सॉल्यूट, इसका मोलर मास निकाल सकते हो। कितना आएगा? हाँ, सॉल्यूट का मोलर मास आपको चाहिए, इसका निकालिए मोलर मास। कोशिश करिए, इसका मोलर मास मेरे को चाहिए, निकालिए। कार्बन का 12 लीजिए, हाइड्रोजन का 1 लीजिए, ऑक्सीजन का 16 लीजिए। तो 122 आना चाहिए, इतना ही आ रहा है। चलिए, तो इसको हम इतना पुट कर देंगे। या तो इसने दिया होना चाहिए था मोलर मास, नहीं दिया तो फिर हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला दे रखा उसने, तो उसकी हेल्प से निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा? 122 इंटू WA कितना दे रखा है सॉल्वेंट का? 25 ग्राम अपॉन KF कितना दे रखा है? KF दे रखा है 4.9, WB कितना दे रखा है? 2 और 1000। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आई की वैल्यू आपके लिए कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी आपकी 0.504। ये किसकी वैल्यू होगी? आई की वैल्यू, है ना? चलिए, अब आपको आई और अल्फा में रिलेशन चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इक्वेशन से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डाइमराइजेशन हो रहा है। कौन से मॉलिक्यूल का? बेंजोइक एसिड C6H5COOH। चलिए, अब वहाँ से हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें लिखना आना चाहिए। तो 2 मॉलिक्यूल्स C6H5COOH के क्या हो रहे हैं? एसोसिएट हो रहे हैं और एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना दे रहे हैं। दोनों जुड़ के हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़ते हैं, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और ये बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं। अब हमें इसके लिए लिखना पड़ेगा कुछ। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते थे स्टार्टिंग में? यहाँ क्या लिखते थे? एक चीज और करते हैं, लेट
अल्फा जो है उसको मान लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन। क्या मान लेते हैं? एसोसिएशन। चलिए, तो इनिशियल मोल्स लिख लेते हैं पहले। इनिशियल मोल्स, तो इसके कितने मोल्स होंगे? देखो इक्वेशन देखो, ये दो मिलके कितना बना रहा है? एक। तो एक मिलके कितना बनाएंगे? दो मिलके एक बना रहे हैं। दो मोल्स मिलके एक मोल बना रहे हैं। 1 2 का क्या हुआ? हाफ। ऐसी 1 का हाफ कितना हो जाएगा? हाफ। समझ में आ रहा है? तो इनिशियल मोल्स दो मिलके क्या बना रहे हैं? एक। लेट्स से मैं एक मोल ले लेता हूँ। कितना मोल ले लेता हूँ मैं? एक मोल। उससे बड़ा आसान हो जाता है ना? ये मोल्स में ऑलरेडी लिखा है मैंने यहाँ पे। तो 1 मोल लिखने की जगह 1 लिख देता हूँ, एक मोल। तो ये इसके कितने मोल्स होंगे? 0। अब उसके बाद क्या हुआ होगा? एसोसिएशन। तो मोल्स कितने होंगे? मोल्स आफ्टर एसोसिएशन। लेट्स से 1 मोल मैंने लिया, लेकिन सारा का सारा तो एसोसिएट नहीं होंगे सारे मॉलिक्यूल्स, तो उनमें से कुछ पोर्शन ही एसोसिएट हुए होंगे। लेट्स से 1 में से सिर्फ अल्फा मोल्स ही एसोसिएशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व थे। तो 2 मोल्स मिलके एक मोल बना रहे हैं, तो अल्फा मिलके कितने बड़े मॉलिक्यूल्स बनाएंगे? अल्फा बाई 2 बनाएंगे। क्या समझ में आ रही चीज है? जो अल्फा है, लेट्स से अल्फा की वैल्यू 10 ले लो, 2 मिलके एक बना रहे हैं, तो 10 मिलके कितने बनाएंगे? 5 बनाएंगे। क्या समझ में आ रहा है बात आपको? 10 को आपने 2 से डिवाइड कर दिया। डाइमराइजेशन का केस है। ट्राइमराइजेशन का केस होता तो 3 से डिवाइड करते हैं। क्या समझ में आ रहा है? हाँ, तो अल्फा की कहानी में बात कर रहा हूँ। किसकी कहानी में बात कर रहा हूँ? अल्फा की कहानी की बात कर रहा हूँ। आप पकड़ में आ रही चीजें? चलिए, अब यहाँ पे क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स की कहानी होती है, तो इनको प्लस कर देना। तो I इक्वल टू क्या निकल के आएगा? इसके मोल्स और इसके मोल्स ऐड कर लेंगे, तो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, दैट इज I इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2। क्यों? -1 प्लस हाफ कितना होता है? -हाफ। तो ये रिलेशन आ गया। आपके पास क्या I की वैल्यू है? कितनी है I की वैल्यू? 0.505। तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा? माइनस अल्फा बाई 2 इजिकल टू कितना हो जाएगा? I माइनस 1, है ना? माइनस अल्फा बाई 2 इजिकल टू I माइनस 1। तो अल्फा बाई 2 कितना हो जाएगा? माइनस उधर भेज दो, तो 1 माइनस I। देयरफॉर अल्फा कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स 1 माइनस I, दैट इज 2 टाइम्स 1 माइनस I की वैल्यू कितनी थी? 0.504। इसके बाद हम अल्फा के बहुत करीब हैं। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू 2 इंटू 1 में से 0.504 घटाओ, कितना आएगा? ये कितना आएगा? 0.496। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा? 0.992। लेकिन आपसे क्या पूछा है? हाँ, तो 10 डिग्री ऑफ एसोसिएशन सॉल्यूट का कितना हो जाएगा? 99.100 से मल्टीप्लाई करें, इतना %। क्या आपको चीज़ें समझ में आई? क्लियर हो गया? तो मैंने डिसोसिएशन का केस भी समझा दिया और एसोसिएशन का केस भी समझा दिया। बाकी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रैक्टिस हो जाएगी। अब इसके बाद ये आपके लिए होमवर्क है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला लगाना। बाकी डिसोसिएशन आपको आता ही है ना? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, इसको आप करिएगा। ये भी एक और इम्पॉर्टेंट सवाल है, और इस तरीके से आपका ये 2 क्वेश्चंस होमवर्क हैं, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट।